प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल साइंस विद आलम सर में। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9024056932। ठीक है, तो आज इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहा हूं मैं। देखें, आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद दें, नहीं लगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। देखिए, जो आपका चैप्टर है इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है ना। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। देखो बच्चों, एक चीज तो होती है जिसमें आपको बताऊं, सिंपल सॉल्ट। ठीक है, एक चीज होती है डबल सॉल्ट, और एक चीज होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस सीक्वेंस में अपन सी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिंपल सॉल्ट क्या होता है। देखो, हम जानते हैं, दरवाजा बंद कर दे यार, आवाज आ रही। देखो, हम जानते हैं कि एसिड और बेस। ओके, देखो इधर, एक एसिड है और एक क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। आपको पता है कि अगर एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाएं अपन, तो देखो इधर, ये NaCl निकल जाएगा और बनेगा क्या, ये NaCl बना और HOH निकल जाएगा। ठीक है, इस जो NaCl है इसके अंदर एक तो सिंपल पॉजिटिव आयन है और एक सिंपल नेगेटिव आयन। तो जिसमें एक सिंपल पॉजिटिव और सिंपल नेगेटिव आयन होता है उसे अपन कहते हैं सिंपल सॉल्ट। क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये जब सिंपल सॉल्ट मिलते हैं तो सिंपल सॉल्ट मिलकर क्या बनाते हैं, ये डबल सॉल्ट बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि डबल सॉल्ट का अगर हम एग्जांपल देखें, तो जैसे कार्नेलाइट है, देखो, KCl MgCl2 और डॉट 6H2, इसको कहते हैं कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, ठीक है ना। कार्नेलाइट इज ए डबल सॉल्ट, कोई बात नहीं, ये एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्यों है, क्योंकि देखो KCl MgCl2 है ना, ये डबल सॉल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें एक सिंपल सॉल्ट ये है और एक सिंपल सॉल्ट ये है। तो दो सिंपल सॉल्ट के मिलने से क्या बनता है, डबल सॉल्ट बनता है। ठीक है ना। तो आप, उम्मीद है कि सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट में अंतर समझ गए होंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। लेकिन इनमें एक सिमिलरिटी भी है। देखिए क्या है कि जैसे कार्नेलाइट एक डबल सॉल्ट है, ठीक है ना। अगर हम, जैसे KCl है, ये सिंपल सॉल्ट है, अगर इस KCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो अपने 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 आयंस में ये क्या होगा, टूट जाएगा, हो जाएगा ना, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर MgCl2 को करें अपन, ये भी एक सिंपल सॉल्ट है, ये भी अपने आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है। और अगर अपन पूरा कार्नेलाइट को ही KCl MgCl2 डॉट 6H2, अगर इसे हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो इसमें भी K प्लस आयन अलग हो जाएंगे, Cl माइनस अलग हो जाएंगे, Mg+2 अलग। तो चाहे सिंपल सॉल्ट हो या डबल सॉल्ट हो, इनकी सिमिलरिटी क्या है कि इनको अगर हम डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये अपने सिंपल आयंस में, अपने इनके आयंस क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और इनमें फर्क क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट में। तो भाई सिंपल सॉल्ट में तो एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन होता है, और जो दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। तो जैसे KCl क्या है, सिंपल सॉल्ट का एग्जांपल है, लेकिन कार्नेलाइट क्या है, कार्नेलाइट क्या है, ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। इसी तरह से KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2, ये भी एक डबल सॉल्ट है। ये क्या है, ये फिटकरी है, फिटकरी आती है ना पानी साफ करने की। तो अगर इसे भी हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो देखो पोटेशियम आयन अलग, एल्यूमिनियम अलग और SO4 अलग।
सारे आयन अलग अलग, ये तो क्रिस्टलन वाटर है, आपको पता ही है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज होती है कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो जैसे ये है K4FeCN का होल 6, ये एक साइंटिस्ट था अल्फ्रेड वर्नर, स्विस साइंटिस्ट था। स्विस का मतलब होता है जो स्विट्जरलैंड का हो, उसे स्विस कहते हैं, और जो स्वीडिश वो होता है जो स्वीडन का हो। याद रखना, स्विस कौन होगा, जो स्विट्जरलैंड का होगा, और जो स्वीडिश मतलब जो स्वीडन का होगा, ठीक है ना। तो K4FeCN का होल 6, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो देखो क्या होता है, 4K+ आयन अलग हो जाते हैं, और ये FeCN का होल 6 जो है ये अलग है। यानी ये जो है इसमें Fe और Cn ये अलग अलग, बोलो, नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो इस आयन को जब वही जब 4+ अलग हुए हैं, तो यहां पर क्या बचेगा, -4 बचेगा, समझे। इस आयन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन क्या है, कि कॉम्प्लेक्स आयन वो होता है जिसमें कि मेटल और उसके साथ जो भी जुड़ा रहता है, जिसे अपन लिगेंड कहते हैं, जो मेटल के साथ जुड़ा होता है ना, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, उसे कहते हैं लिगेंड। तो कॉम्प्लेक्स आयन वो होते हैं जो कि अपने अपने कंपोनेंट पार्टिकल्स के अंदर, कंपोनेंट एटम के अंदर नहीं टूटते, यानी Fe और Cn अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि हमेशा साथ में रहेंगे। तो इस तरह के आयन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और जिन भी कंपाउंड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन पाए जाते हैं, जिन भी कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन पाए जाते हैं, उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, या इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। अब इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, और आगे मैं उसको बताने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ, वर्नर की थ्योरी क्या है। देखो, वर्नर्स वर्नर्स थ्योरी, देखो वर्नर ने क्या है, जो बात बताई थी, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं। उसने बात बताई थी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात बताई थी, सेकेंडरी वैलेंस के बारे में बताया। वर्नर ने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस के बारे में बताया। उसने क्या बताया, देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे CrCl3 है, या बोले हम AlCl3 है, या हम बोले MgCl2 है, या हम बोले KCl है, तो इसके अंदर क्या है, एक क्रोमियम से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक क्रोमियम के साथ 3 क्लोरीन है। तो अगर 3Cl- हटाते हैं अपन, Cl-Cl-Cl-, 3Cl- हटाए, तो क्रोमियम पर कितना चार्ज आएगा, +3, और 3Cl- अलग हो गए। तो ये जो 3 बॉन्ड क्रोमियम से बने हुए हैं ना, ये जो 3 वैलेंसी है क्रोमियम की, इस वैलेंसी को हम कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वो होती है जो कि आयनाइज्ड हो जाती है ना, यानी बॉन्ड टूटकर और आयंस अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, बॉन्ड टूट रहा है और Cl- अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 3 Cr+3 अलग हो रहा है, और 3Cl- क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो ये 3 जो वैलेंसी है, ये क्या कहलाएगी, प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कोई पूछे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी 2 है। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी 1 है, सही है ना। लेकिन अब देखो, एक मैं आपको एग्जांपल से एक बात समझाता हूं, कि जैसे कि CO, मैं कंपाउंड लिखता हूँ COCl, देखो आप बुक के अंदर देखो, COCl3 है कि 6 है, देखना, COCl3.6NH3, इसके नीचे वाला क्या है, .5NH3, इसके नीचे, इसके नीचे .4NH3, ठीक है ना। अब इन चारों के जो कलर हैं वो अलग अलग है। इसका इसका कलर होगा वियोलेट। क्या रंग है इसका, कलर देखो, वायलेट है ना, वायलेट बोलते हैं, वियोलेट बोलते हैं, स्पेलिंग क्या है ना, वायलेट या वियोलेट जो भी बोल दो। इसके ऊपर वाले का कलर है ग्रीन, ग्रीन है। इसके ऊपर वाले का जो कलर है वो कैसा है, पर्पल, 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 ठीक है ना। इसके ऊपर वाले का कलर येलो, येलो, ठीक है ना, ये पीला रंग है। अब बच्चों अगर आप देखें कि यहाँ पर एक कोबाल्ट के साथ 3 क्लोरीन 6 NH3 है, एक कोबाल्ट के साथ 3 क्लोरीन 5 NH3, एक कोबाल्ट के साथ 3 क्लोरीन 4 NH3, एक 3 क्लोरीन 4 NH3। लेकिन अगर अपन
इनके साथ AgCl मिलाते हैं, इसके साथ अपन AgNO3 मिलाते हैं। देखना बहुत ही ध्यान से, आप मेरी बात देखेंगे। जब हम इनके साथ क्या मिलाते हैं, AgNO3 मिलाते हैं, वो भी एक्सेस में, एक्सेस के अंदर। एक्सेस का मतलब ज्यादा, ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिला देते हैं, काफी सारा AgNO3 मिला देते हैं अगर हम। तो बच्चों क्या होता है ये आप देखना बस, ठीक है। देखो जब इसकी रिएक्शन AgNO3 से होती है, और इस सब की AgNO3 से अलग अलग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आप पहले रिजल्ट देखें, फिर मैं आपको दोबारा से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस के बारे में बताऊंगा। हाँ देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि तीन क्या है, Cl है, और ये तो एक्सेस है, यानी बहुत सारे हैं ये। तो यहां से 3 Ag और यहां से 3 Cl। अभी कंप्लीट रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 3 Ag और 3 Cl, तो कितने बन गए AgCl, 3 AgCl, 3 AgCl हो गए, 3 मोल ऑफ AgCl। अब यहां पर भी 3 है Cl, और यहां पर भी बहुत सारे AgNO3 है, लेकिन यहां पर बड़ी हैरत की बात है कि AgCl कितने बने, 2 मोल ऑफ, और यहां पर बना 1 मोल ऑफ AgCl, और यहां पर भी क्या बना, 1 मोल ऑफ AgCl। ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर 3 Ag के साथ 3Cl मिलने से 3 AgCl बन रहे हैं, तो वो यहां पे क्यों नहीं हो रहा है। 3 Ag तो 3 Ag यहाँ भी अवेलेबल है, और 3Cl यहाँ भी अवेलेबल है, और 3 Ag यहाँ भी अवेलेबल है, और 3Cl यहाँ भी अवेलेबल है, और 3Cl यहाँ और 3 Ag यहाँ। तो सब जगह क्या आना चाहिए आंसर, 3 AgCl आना चाहिए ना। प्रॉब्लम को समझो कि जब 3 Ag से 3Cl मिलकर AgCl का प्रिसिपिटेशन दे रहे हैं, AgCl आ रहा है, तो फिर यहां पर तो 3 AgCl समझ में आ रहा है आपने, लेकिन यहाँ 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 पे 3 AgCl क्यों नहीं है। समझ आई बात, नहीं आई, प्रॉब्लम आई समझ में, आई कि यहां पर 3Cl और 3 Ag, 3 AgCl, 3Cl और 3 Ag, पर 2 AgCl क्यों हो रहा है। भाई Ag तो बहुत सारे हैं, Ag से तो कोई हजारों Ag हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह देखो क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं इसकी एक्चुअली वजह क्या है ना। क्या है बच्चों, कि यहां पर ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये सब जो है ना ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो क्या है। जैसे इस फर्स्ट वाले की देखना, इस फर्स्ट वाले की एक्चुअल जो हम देखें स्ट्रक्चर, तो वो ये है, CO NH3 का होल 6 और Cl3। और दूसरे वाले की जो स्ट्रक्चर है ना, वो ये है, देखना, CO NH3 होल 5, और नहीं, होल 5, Cl और Cl2। और थर्ड वाले की जो स्ट्रक्चर है वो ये है, CO NH3 होल 4 और Cl2 और Cl। और जो फोर्थ वाले की स्ट्रक्चर है वो है CO NH3 का होल 4 और Cl2 और Cl। ये दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा इनमें इनमें फिर भी कलर में फर्क इसलिए आ रहा है, उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा, जब आपको लिगेंड पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। अब देखो, अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 3 Cl है कि नहीं है, 3 Cl, 3 Cl और 3 Cl और 3 Cl, लेकिन इसमें प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कितनी है, 3 है। यानी Cl जो है ना, वो तीनों इस बड़े ब्रैकेट के बाहर है, यानी आइनाइजेबल Cl है। यानी तीनों Cl जो है ना आइनाइज होकर 3 Cl माइनस में 3 Cl माइनस देते हैं। यहाँ पर तीनों Cl क्या है, आयनाइजेबल है, यानी आयनित हो सकते हैं, आयन में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी 3 Cl माइनस बनेंगे। लेकिन इसका जब हम आयनाइजेशन करेंगे तो 2 Cl माइनस बनेंगे, और इसका आयनाइजेशन करेंगे 1 Cl माइनस बनेगा, और इसका भी आयनाइजेशन करेंगे तो एक ही Cl माइनस बनेगा। इसलिए AgNO3 जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, 3 AgCl देगा, और जब इससे रिएक्शन करेगा तो 2 AgCl देगा, और इससे करेगा तो 1 AgCl देगा, और इससे करेगा तो 1 AgCl।
आई बात समझ में? तो यहां पर जो ये 3 Cl है, ये जो 3 Cl है, ये तीनों Cl जो है वो क्या है, आयनाइजेशन होने लायक हैं, यानी इनका आयनाइजेशन हो सकता है, क्योंकि जो भी स्पीशी बड़े ब्रैकेट के अंदर होती है उसका आयनाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स आयन है उस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर Cl मौजूद नहीं है, Cl इज नॉट प्रेजेंट एज अ लिगेंड विद मेटल, Cl अंदर नहीं है, मेटल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो ये क्या है, आयनाइजेशन के योग्य है, इसका आयनाइजेशन हो जाता है, यानी 3 Cl- अलग हो जाते हैं। तो यहां पर प्राइमरी वैलेंसी 3 है, यहां पर प्राइमरी वैलेंसी 2 है, यहां पर 1 है, और यहां पर भी 1 है। ठीक है ना? यहां पर देखो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, और यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, और यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, और यहां पर भी 6 है। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी चाहे सेम हो, समझ रहे हैं बात, लेकिन Cl जो है ये अंदर और बाहर Cl की संख्या में क्या है, फर्क है, क्योंकि यहाँ पर 6 की 6 ही जो वैलेंसी अंदर है वो किसकी है, NH3 यानी एमीन की है। यहाँ पर 6 में से 5 NH3 और एक क्या है, Cl है। तो अगर Cl के रेफरेंस में हम बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी केवल 2 है, यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है, जो है ये 4 और 2 6, 4 और 2 6। ठीक है? तो दोबारा देखो, अब इस चीज को मैं आपको फिर बताता हूँ कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं K4FeCN का होल 6, जैसे ये K4FeCN का होल 6। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में ये 4 जो K प्लस है, ये प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ये 4 तो पॉजिटिव आयन के रूप में अलग हो जाएंगे, और एक बचेगा FeCN का होल 6 और माइनस। समझे बात? इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहेंगे इसे, कॉम्प्लेक्स आयन। और जिन भी कंपाउंड के अंदर ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है उन कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है? और इसी तरह जो ये अंदर जो वैलेंसी होती है बड़े ब्रैकेट के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स आयन को लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसको काय में लिखते हैं, लार्ज ब्रैकेट में, और इसके अंदर की जो वैलेंसी होती है उन्हें अपन कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है? और ये सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, कि जिस प्रकार इनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है, स्पेशियल, स्पेशल नहीं स्पेशियल, यानी स्पेस के अंदर जिस तरह ये अरेंज होती हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आराम आराम से समझना है अपन को। ये जो है ना बाहर जो आयन कहलाता है, ये कहलाता है सिंपल आयन, सिंपल आयन, ये इसे काउंटर आयन भी कहते हैं, काउंटर आयन। ठीक है? और ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है ना, ये बड़ा ब्रैकेट जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो क्या बोलते हैं, लार्ज ब्रैकेट है ना, लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं ना, अरे लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अरे यार, चलो मैं ले लेता हूँ, मैं तो भूल गया था। अब कोई बात नहीं। इसको थोड़े अपलोड थोड़ी करेंगे अपन, ऐसे ही बना रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, ये आपके लिए कर देंगे एक अलग से, देख लेंगे। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है? ये जो बाहर दिख रहा है ना आपको, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल होती है उस मेटल को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। और इस सेंट्रल मेटल आयन से जो भी जुड़ा होता है उस सबको अपन क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। आई बात समझ में? सेंट्रल मेटल, जैसे यहां पर लिगेंड कौन है, साइनो, ये CN क्या है, ये लिगेंड। ठीक है? तो जो मेटल है ना, मेटल, इससे जो लिगेंड जुड़ता है वो जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसे कहते हैं डेटिव बॉन्ड। जैसे कि यहां पर आप देखें कि FeCN का होल 6 - 4। ठीक है? अब इसमें जो Fe है, इस Fe से 6 साइनो जुड़े हुए हैं, CN, CN, CN,
CN, CN और ये CN हो गए। अच्छा, तो ये जो बॉन्ड है जिसको अपन एरो से दिखा रहे हैं, इस बॉन्ड को कहा जाता है कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड। आप जानते हो कि जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों में शेयरिंग हो जाती है ना इस इलेक्ट्रॉन की, तो इस तरह जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? हैं? वैलेंट बॉन्ड क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड बोलते हैं ना, संयोजकता बंध, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसी तरह जो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसका आयन, इसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। मालूम है बात? तो आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब यह आप जानते हो एक बॉन्ड को बनने में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए अपन को। अब यहां पर जो बॉन्ड बनता है ना, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन लगे, इस बॉन्ड के बनने में भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन देता कौन है? लिगेंड देता है। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है? लिगेंड देता है। और किसे देता है? मेटल को देता है। तो डोनर कौन है? लिगेंड है। और एक्सेप्टर या रिसेप्टर क्या बोलेंगे इसे? रिसेप्टर। वो कौन है? मेटल है, ठीक है ना। तो ये लिगेंड है और ये मेटल है। तो इसमें एरो साइन का मतलब होता है डोनर टू रिसेप्टर, देने वाले से लेने वाले की तरफ, ठीक है। और लिगेंड का जो एटम, दोनों इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? लोन पेयर। तो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड का जो एटम डोनेट करता है, उस एटम को हम कहते हैं डोनर एटम। डोनर एटम। इसलिए डेटिव बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होती है? एरो की तरह होती है, लिगेंड से मेटल की तरफ, ठीक है ना। और डोनर एटम जो होता है वही लोन पेयर को क्या करता है? मेटल के डी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट करता है। तो यहां पर एक Fe को छह छह साइनों जुड़े हुए हैं, मतलब छह छह साइनों ने एक एक लोन पेयर लाकर किसे दिया? Fe को दिया। तो जो बॉन्ड बना वो कौन से बॉन्ड बने? छह डेटिव बॉन्ड बने। तो मेटल से जितने डेटिव बॉन्ड बनते हैं, उन डेटिव बॉन्ड्स का नंबर उस मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, फिर अपन ने पढ़ा कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं, फिर अपन ने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन होता है ना, उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर, कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूटता नहीं है। ये सिंपल आयन अलग हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या रहेगा? अलग रहेगा। इस कॉम्प्लेक्स आयन के को अपन इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो मेटल आयन होता है, समझ रहे हो, इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होती है, उस मेटल को कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। और इससे जो डेटिव बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड क्या करते हैं? डेटिव बॉन्ड से जुड़ने का मतलब मेटल से लिगेंड। लिगेंड क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है किसको? मेटल को। इसलिए एरो के साइन से डेटिव बॉन्ड को। आई यहां तक की बात समझ में? अब इससे रिलेटेड देखो, एक क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर। अगर हम वो क्वेश्चन देखें तो आप देखेंगे 9.1, एग्जाम्पल 9.1 निकालो आप। एग्जाम्पल 9.1 निकालो बुक में। हाँ, 9.1 आपका बुक नहीं है? रही ना, एग्जाम्पल 9.1। आ गया, अरे 9.1। हम्म। On the basis of following observation made with aqueous solution, assign secondary valence of valences to metal in the following compounds। देखो, इसमें इसने ये कहा है कि सेकेंडरी वैलेंस अपन को बताना है। देखो, फर्स्ट वाला सेकेंडरी वैलेंस अपन को बताना है। तो पहला क्या लिखा, पढ़ो आप, क्या है? PdCl2 डॉट 4NH3। ओके। दूसरा NiCl2 डॉट 6H2। थर्ड PT है क्या? PtCl4 डॉट 2HCl।
थर्ड क्या है? फोर्थ। CO 4NH3, ठीक है। 2NH3, ओके, यही है बस। अब देखो इसने ये कहा है कि जब इनमें सब में अपन AgNO3 मिलाते हैं एक्सेस के अंदर, है ना, खूब सारा AgNO3, AgNO3, कोई कमी नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसे। AgNO3, AgNO3, ठीक है ना। जब ये अपन ने मिलाया तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो AgCl बने वो कितने बने, इसमें कितने बने? 2 AgCl बने, शाबाश। और इसमें 2 AgCl बने, और इसमें इन बने कि जीरो बने? नहीं नहीं, उसमें बुक ने दे रखा है, वो बुक के अकॉर्डिंग बताओ, आप मत वैज्ञानिक बनो। जीरो। और इसमें कितने बने? 1 AgCl, और फिर जीरो। तो इसने कहा है कि सेकेंडरी वैलेंस बताओ आप, है ना। देखो प्राइमरी वैलेंस ही आयनाइज होता है, बस ये याद रखो। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस में क्या फर्क है, मैंने आपको बताया था कि जो आयनाइज हो जाए वो तो हो गई प्राइमरी वैलेंस, और जो आयनाइज ना हो यानी कि लार्ज ब्रैकेट में, वो सेकेंडरी वैलेंस है। तो यहां पर देखो दोनों Cl जो है ये लार्ज ब्रैकेट के बाहर है, यानी अगर हम फर्स्ट वाले कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखें तो प्यारे बच्चों वो स्ट्रक्चर क्या होगी? का होल फोर और बाहर Cl। आगे बात समझ में? तो यहां पर सेकेंडरी वैलेंस कितनी है? 4 है। सेकेंडरी वैलेंस हुई 4 की नहीं हुई? और प्राइमरी वैलेंस कितनी है? 2 है। यहां पर प्राइमरी वैलेंस 2, और क्योंकि देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, देखो सेकंड वाले की। हाँ, क्या बात है। ये देखें आप, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। क्यों? अपन को कैसे पता चला? इस पर दोनों Cl लार्ज ब्रैकेट के बाहर हैं, तभी तो 2 AgCl प्रिसिपिटेशन मिल रहा है अपन को। लेकिन अगर हम थर्ड वे में देखें तो थर्ड वे में क्या है? PT। नहीं, इसमें जो होगा ना बालिका, वो होगा Cl का होल 6 बाहर आना चाहिए। पर H2 भी कैसे आ सकता है बाहर? हम्म, Cl तो 6 हो गया ना। H2 माइनस एक्स -6 इज इक्वल टू +2। हाँ चलो, ये लिस्ट, ठीक है। और फोर्थ वाले की क्या होगी? NH3 और 4 Cl2 और बाहर Cl, ठीक है। और फिफ्थ की क्या होगी? हाँ, इसमें तो सब अंदर ही रहेंगे ना। PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और खत्म। तो अब इससे ही पता चल रहा है कि जैसे इसमें दोनों दो, चूंकि 2 AgCl बन रहा है, इसका मतलब 2 Cl क्या है? बाहर है। तो सेकेंडरी वैलेंस कितनी होगी? 2। और प्राइमरी वैलेंस, सॉरी, प्राइमरी वैलेंस 2 हो गई, और सेकेंडरी वैलेंस कितनी होगी? 4। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंस कितनी हो गई? 2। और सेकेंडरी वैलेंस 6। प्राइमरी वैलेंस कितनी हो गई? 2, और सेकेंडरी वैलेंस कितनी है? 6 है। प्राइमरी वैलेंस जो थर्ड वाला है ना, हाँ, जीरो नहीं होगी, प्राइमरी वैलेंस 2 होगी। हाँ, 2 होगी। क्यों जीरो क्यों होगी? सेकेंडरी वैलेंस 6 होगी, प्राइमरी जीरो नहीं होगी। H बाहर है ना, तो ये H प्लस के रूप में अलग हटेगा, बल्कि H माइनस के रूप में अलग हटेगा, ठीक है। थोड़ा कोई बात नहीं, सेकेंडरी वैलेंस पूछिए अपन से। सेकेंडरी वैलेंस कितनी है? 6 है। सेकेंडरी वैलेंस कितनी है? 6 होगी ना। फोर्थ वाले में सेकेंडरी वैलेंस 6 होगी, और इसमें सेकेंडरी वैलेंस 4 होगी। आई बात समझ में? सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंस, कि नहीं आया? आ गया समझ में? पक्का? अब इसके बाद है लिगैंड। एक एक डेफिनेशन है लिगैंड।
तो मैंने आपको बता दिया अभी कि जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है C4FeCN का होल 6, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बाहर तो कहलाता है सिंपल आयन, ये तो हो गया सिंपल आयन, और ये जो लार्ज ब्रैकेट के अंदर होता है इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। और इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो मेटल होता है उसे कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, और इससे जो कुछ भी जुड़ा है वो सब क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर Fe से 6 CN जुड़े हुए हैं, तो यहां पर टाइप ऑफ लिगेंड तो 1 ही है, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड 6 है। टाइप ऑफ लिगेंड तो क्या है, ओनली CN, बट नंबर ऑफ लिगेंड 6 है। ओके, और जो बॉन्ड होता है बॉन्ड क्या कहलाता है, वेरी गुड, डेटिव बॉन्ड। क्या कहलाता है वो, डेटिव बॉन्ड। आगे बात समझ में, ये बताइए समझ में नहीं आई। ऐसा लिगेंड जो केवल एक डेटिव बॉन्ड बनाता है, जैसे CN कितना बना रहा है, एक डेटिव बॉन्ड, ये कहलाता है मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो केवल एक डेटिव बॉन्ड बनाता है क्या कहलाता है, मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, लेकिन देखो एक लिगेंड ये भी है, अभी देखो C2O4, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C2O4, एक माइनस इस पर होता है, एक माइनस इस पर होता है, इसलिए से -2 बोल। इस लिगेंड का नाम है ऑक्जेलेटो। कैसे लेटो, ऑक्जेलेटो, कैसे लेटो, ऑक्जेलेटो, इसका नाम है ऑक्जेलेटो। ठीक है, अब ये जो ऑक्जेलेटो होता है ना, ये दो डेटिव बॉन्ड बनाता है। इरेजर ले यार, है ना, ये मेटल है, ठीक, एक डेटिव बॉन्ड ये बनाएगा और एक डेटिव बॉन्ड ये, ठीक है। ऐसा लिगेंड जो दो डेटिव बॉन्ड बनाता है क्या कहलाता है, बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्या दोगे, साइनो, क्या दोगे, साइनो, और बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्या दोगे, ऑक्जेलेटो। कैसे लेटो, ऑक्जेलेटो। बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्या है, ऑक्जेलेटो। तो जो एक डेटिव बॉन्ड बनाए वो मोनोडेंटेड लिगेंड, जो दो डेटिव बॉन्ड बनाए वो बाइडेंटेड लिगेंड, और जो दो से भी ज्यादा डेटिव बॉन्ड बनाए वो कहलाएगा पॉलीडेंटेड लिगेंड। कोई पूछे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्या है बच्चों, तो आप बताएंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल EDTA, EDTA एज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड। एक मिनट, C2O4 तो वाली का वो हो गया ना, बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल, नहीं पॉलीडेंटेड का मैं बता रहा हूँ अभी, लेट मी कंप्लीट नाउ। देखिए पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या है, इसका एग्जांपल है EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। देखो इधर, ये एथिलीन डाइमीन कैसे बनता है, ये तो हुआ एथिलीन, ठीक है। इस एथिलीन का आप क्या करो, ये डबल बॉन्ड जो है ना, इसको खत्म कर दो। अरे यार तो ज्यादा ही खत्म हो गया है, ये तो पूरा ही खत्म हो गया। ये जो आप समझ रहे हैं ना, एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है ना, तोड़ दिया, चलो नहीं तोड़ते हैं यार, तोड़ना अच्छी बात नहीं, जोड़ना चाहिए एथिलीन। अब ये एथिलीन में अगर हम डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ देंगे, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, और यहां पर जोड़ दो NH2, तो ये तो है एथिलीन, क्या स्पेलिंग होती होगी यार, एथिलीन है ना, और इसका नाम हो गया एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, और अगर हम ऐसा करें कि इसके भी दोनों एच हटा दें और इसके भी दोनों एच हटा दें, और यहां पर जोड़ दें CH2COOH, 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 CH2COOH। तो ये जो होता है ना प्यारे बच्चों, CH3COOH,
इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर 4 एसिटिक एसिड जोड़ दी ना अपन ने, तो इसका नाम हो गया एथिलीन। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है। और इसके चारों एच अगर हटा दें एसिटिक एसिड के, तो देखो क्या हो जाएगा। CH2 और CH2COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है। ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये? हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड का मतलब ये एक अकेला लिगेंड 6 डेटिव बॉन्ड बनाएगा। देखो कैसे बनाएगा। जैसे मेटल है, ठीक है, एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन इससे, एक ये वाला नाइट्रोजन बनाएगा। कितने बन गए? 2। और बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं। एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, और एक ये बना, माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है। इस अकेले ने इस एक मेटल से 6 डेटिव बॉन्ड बनाए, तो इसलिए इसे कहते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड, नो सॉरी, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड। फर्स्ट वन इज, जो एक डेटिव बॉन्ड बनाए उसे मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे, जो 2 डेटिव बॉन्ड बनाए उसे बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे, और जो 2 से ज्यादा बनाए उसे पॉलीडेंटेड लिगेंड कहेंगे। ठीक है। और देखो जैसे साइनो है ना, इसमें मेटल से कार्बन भी डेटिव बॉन्ड बना सकता है, इसे कहा जाएगा साइनाइड। अगर कार्बन डेटिव बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड कहलाएगा। और अगर नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड बनाएगा तो इसे कहेंगे आइसोसाइनाइड। क्या कहेंगे इसे? आइसो। आई बात समझ में? हाँ। तो ऐसा ऐसा लिगेंड जो बनाए तो एक बार में एक ही डेटिव बॉन्ड, लेकिन उसके बाद 2 डोनर एटम हो, यानी कार्बन भी डेटिव बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी बना सकता है, लेकिन एक बार में कौन बनाएगा? या तो कार्बन बनाएगा या दोनों एक साथ। ऐसे लिगेंड जो बनाए तो एक डेटिव बॉन्ड और उनमें डोनर एटम कितने हो? 2 हो, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी। तो ऐसे लिगेंड जिनमें 2 डोनर एटम हो लेकिन एक बार में एक ही डेटिव बॉन्ड बनाते हो, ऐसे लिगेंड कहलाते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट लिगेंड क्या कहलाते हैं? एम्बीडेंट लिगेंड। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई? और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे SCN, मेटल से अगर SCN बॉन्ड बना रहा है तो थायोसाइनेट। और अगर मेटल से NCS बॉन्ड बना रहा है तो वही, लेकिन अभी डोनाल्ड सल्फर है और अब डोनाल्ड कौन है? नाइट्रोजन है, तो ये आइसो थायोसाइनेट हो, आइसो थायोसाइनेट। ठीक है। जैसे साइनाइड और आइसोसाइनेट। तो ये लिगेंड्स के क्या हो गए? टाइप हो गए। ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं, जैसे यहां पर अभी हमने देखा था एक बाइडेंटेड लिगेंड था ऑक्जेलेटो, दोबारा बता देता हूँ। C2O4 था ना, ये मेटल थी, एक डेटिव बॉन्ड ये बना रहा था, एक डेटिव बॉन्ड, तो ये एक रिंग बन जाती कि नहीं बन जाती? एक रिंग बन रही कि नहीं बन रही? इस रिंग को कहते हैं कीलेट रिंग। क्या बोलते हैं? कीलेट रिंग। ठीक है। और ये कहलाता है कीलेटिलाइज, क्या 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 बात हो गई? ये कहलाता है कीलेटेशन। क्या बोलते हैं इसे? इसकी इंग्लिश देख लेना आप। ठीक है ना, इसे किलेट किलेट रिंग बोलते हैं, है ना, किलेट रिंग बोलते हैं। और ये लिगेंड किलेट लिगेंड भी कहलाते हैं। किलेट लिगेंड का मतलब ऐसे लिगेंड जो किलेट रिंग बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? किलेट लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है। आगे बात समझ में? इसके अलावा मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। जैसे देखो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN का होल 6। इसमें ये सिंपल आयन या काउंटर आयन कहलाएगा। ठीक है। ये सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा, ये लिगेंड कहलाएगा। ठीक है। और इस लिगेंड की जो स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है
उसको अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, हेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो जिस प्रकार स्पेस में अरेंजमेंट होता है, वो सेकेंडरी वैलेंसी यानी लिगेंड्स जो मेटल के साथ जिस तरह स्पेस में अरेंज रहते हैं उसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है। ठीक है ना। इसी के साथ जो ये बड़ा ब्रैकेट होता है पूरा लार्ज ब्रैकेट, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ये मैंने बताई दी थी आपको बात, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ साथ के साथ में आपको, जैसे ये है K4FeCN का होल 6, इसके अंदर बच्चों क्या है, जो मेटल होती है ना मेटल, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अपन को निकालना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपन पढ़ेंगे इस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये अपन को पढ़ना है। तो देखो मेटल की कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, 1 मिनट के अंदर आप सीख जाएंगे इसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं हमेशा, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केवल एक, जैसे ये CO जो है ना, C और O दोनों बराबर होते हैं ना, जब इसे कार्बन मोनोऑक्साइड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने इसे कहेंगे कार्बोनिल, क्या कहेंगे इसे, कार्बोनिल। ठीक है। तो ये कार्बोनिल है। तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन इसमें केवल एक ही पार्ट है इसका, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दो पार्ट नहीं है। ठीक है ना। केवल एक कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर। या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है, जैसे K4FeCN का होल 6, इसमें एक पॉजिटिव पार्ट है, जो पहले लिखा हुआ होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव पार्ट तो कैसा है, पॉजिटिव पार्ट तो इसका सिंपल है, सिंपल है कि नहीं, पॉजिटिव पार्ट सिंपल आयन है, और आयन भी कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन है। और इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। इसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है, कैसा, कि मान लो PtCl4 और SO PtCl2SO4। ठीक है। देखो इधर, इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, और नेगेटिव पार्ट क्या है, सिंपल आयन। यानी यहाँ पर जो पॉजिटिव पार्ट है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है, सिंपल आयन। ठीक है। या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है, PtCl2 और FeCN का होल 6, यानी पॉजिटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और नेगेटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। देखो इधर, समझे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतनी तरह के हो सकते हैं, केवल एक कॉम्प्लेक्स हो तो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पॉजिटिव आयन सिंपल है और नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स है तो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पॉजिटिव पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है और नेगेटिव पार्ट जो है वो सिंपल आयन है तो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और दोनों ही क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो तो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। ठीक है ना। तो अब अपन, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, दो चीजें और बता के मेरी बात खत्म करता हूँ। एक चीज तो ये कि जैसे कि मान लो एक कंपाउंड तो ये है K4FeCN का होल 6, और एक कंपाउंड सपोज करो ये है, हो ना हो असलियत में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपोज करो एक कंपाउंड ये हो, अभी अपन ने देखा भी था ये। ठीक है। तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दोनों कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। इसका पॉजिटिव पार्ट सिंपल है और नेगेटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है, इसका पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है और नेगेटिव पार्ट सिंपल आयन है। ठीक है, काउंटर आयन इसमें सिंपल है। इधर देखो आप, है ना, इसको बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे, देखो, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें
लार्ज ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड है कि नहीं है? यहाँ पर देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड विच इज साइनो एंड नंबर ऑफ लिगेंड इज 6। नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन यहाँ पर केवल वन टाइप का लिगेंड है और यहाँ पर वन से ज्यादा यानी टू टाइप के लिगेंड है। तो अगर केवल लार्ज ब्रैकेट यानी लिगेंड टाइप केवल वन हो, केवल एक ही प्रकार का लिगेंड हो, एक ही टाइप का लिगेंड हो, तो उसे क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हो तो क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में नहीं आई? आगे अब एक चीज और बता देता हूं, वो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जिसको मैं अगली क्लास में और ज्यादा बताऊंगा। FeCN का होल 6। आपको जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, पहले सिंपल आयन को हटाओ, ठीक है? पहले सिंपल आयन हटाएंगे, जैसे ही 4K+ जाएगा, तो जब 4+ हटाते हैं तो अपोजिट चार्ज आएगा, लार्ज ब्रैकेट के ऊपर अपोजिट चार्ज आएगा। सिंपल है बात? नहीं आई बात समझ में? अरे भाई 4+ हटाए तो ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज आया? -4। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसका निकालते हैं? मेटल का। तो इसको मान लेंगे x। एक साइनों पर -1 होता है, एक साइनों पर चार्ज क्या होता है? -1। कैसे पता? बस पता है, अब पता चल गया ना, एक साइनों पर -1 होता है तो हमेशा क्या रहेगा? एक साइनों पर -1 ही रहेगा। तो एक साइनों पर -1 तो 6 साइनों पर -6 इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू +2। तो +2 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आगे बात समझ में? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आई? जैसे अगर आपको दें CO NH3 का होल 4 Cl2 Cl, अगर आपसे कहें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो पहले सिंपल आयन को अलग हटाएंगे। तो जैसे ही सिंपल आयन को अलग हटाएंगे तो क्या होगा? +1 होगा, क्योंकि Cl-1 अलग हटा तो क्या हो गया? +1। इसको क्या मान लेंगे? x। एक NH3 पर 0 तो 4 NH3 पर भी 0। कैसे मालूम पड़ेगा सर 0? पता चल गया ना अब हमेशा 0 ही रहेगा। एक पर 0, 4 पर भी। एक Cl पर -1 सर कैसे पता चलेगा? पता चल गया ना अब। तो -2 इज इक्वल टू +1। तो x इज इक्वल टू +3। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा आएगी तो 0 आएगी। नेगेटिव, नेगेटिव कैसे आएगी? गलती से। नेगेटिव कैसे आएगी? यहां तक की बात आती है समझ में कि नहीं आती? इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम क्या करेंगे? बाद में पढ़ेंगे।